भारत छोड़ो आंदोलन को अपनी अमर साहित्यिक कृति मृत्युंजय में सजीव करने वाले बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य आजादी के स्वर्ण जयंती वर्ष में भारत छोड़ो दिवस की पूर्व संध्या पर दुनिया छोड़कर चुपचाप चले गए। आजादी की 50वीं वर्षगांठ के तमाशों के आयोजन में लगी दिल्ली के साहित्यकारों और संस्कृतिकर्मियों को उन्होंने अपनी अस्वस्थता की भनक भी नहीं लगने दी। साहित्य अकादमी पुरस्कार और फिर सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के निधन के समाचार राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्रों में भी आधे कालम का ही स्थान पा सके। यह इस बात का प्रमाण है कि इस देश में साहित्य और साहित्यकार के लिए अब कोई जगह नहीं है। जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बाजार की मांग के अनुसार साहित्य का उत्पादन कर रंग से राजा बनने की चमत्कारी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। एक फिल्मी कलाकार, फिल्म निर्माता अथवा फिल्मी गायक के लिए इस व्यवस्था में स्थान है। फुहड़ गानों के कैसेट्स की फैक्ट्री खड़ी कर फुटपाथ से राजमहल की यात्रा करने वाले के लिए स्थान है। धोखाधड़ी और लूट से अकूत संपत्ति जमा करने वालों के लिए यह स्थान है, लेकिन उस साहित्यकर्मी के लिए नहीं जो जिंदगी की विरूपताओं से लड़ते लड़ते मानव के लिए एक खूबसूरत सपना बुनने के प्रयास में चुपचाप अपने जीवन की आहुति दे देता है। पैसे को सर्वोच्च मूल्य मानने वाली संस्कृति में निरंतर अभावग्रस्त रहने वाले लेखक का क्या महत्व। लेकिन इसमें न आश्चर्य करने की कोई बात है, न खेद करने की। यह आज ही नहीं हो रहा, ये हमेशा होता आया है। हर समाज ने अपने समय के श्रेष्ठ लेखकों और कलाकारों की उपेक्षा की है। मरने के बाद जरूर वो उन पर कुछ श्रद्धा सुमन बिखेर देता है, पितरों को दिए जाने वाले पिंडदान के कर्मकांड की तरह, किंतु उसके जीते जी तो उसे समाज की उपेक्षा ही मिलती है। यह विशेषकर उन लेखकों कलाकारों के साथ होता है जो समाज को झकझोरने और उसे नींद से जगाने का काम करते हैं। निद्रा सुख में बाधा डालने वाला कभी प्रिय नहीं होता, वह झुंझलाहट और गुस्सा पैदा करता है। इसलिए सच्चे लेखक को समाज जैसे तैसे बर्दाश्त करता है और उसके मरने पर उसे राहत मिलती है। तब वह पाखंड ओढ़कर उसके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य समाज की इस सच्चाई से भली भांति परिचित थे। एक बार साहित्य अकादमी की एक संगोष्ठी में पढ़े गए निबंध में उन्होंने यह बात कही। संभवतः सोल्जिनित्सिन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, बड़ा लेखक एक समानांतर व्यवस्था होता है, इसलिए कोई भी व्यवस्था, कोई भी राजसत्ता उसे बर्दाश्त नहीं करती। वो सिर्फ दूसरे तीसरे दर्जे के लेखकों का ही सम्मान करती है। भट्टाचार्य पहले दर्जे के लेखक थे, बावजूद सलमान रुश्दी के इस फतवे के कि भारतीय भाषाओं में तो पिछले 50 साल में कोई बड़ा लेखक नहीं हुआ। भट्टाचार्य इसलिए बड़े लेखक थे क्योंकि वे अपने समकालीन समाज के बीच रहते हुए उससे विद्रोह करने का जोखिम उठा सकते थे। एक ख्वाबी दुनिया में जीते हुए डॉन क्विक्सोट की तरह काल्पनिक राक्षसों पर तलवार का जौहर दिखाने के बजाय वे सीधे व्यवस्था के खिलाफ युद्ध में शरीक हो सकते थे। वे इतिहास पुराण की रोमानी वादियों में प्रगतिशीलता के पौधे रोपने वाले या अपने समाज के दुख दर्द से बेखबर होकर दूर के किसी पवित्र देश के लिए लहूलुहान होने की घोषणाएं करने वाले लेखक भी नहीं थे। वे जिस व्यवस्था में जी रहे थे उसी के खिलाफ युद्धरत लेखक थे। कालिदास के संबंध में प्रसिद्ध कथा के अनुसार वे जिस डाल पर बैठे थे उसी को काटने का काम कर रहे थे। ये काम सच्चा कलाकार ही कर सकता है जो गिरने और मरने से नहीं डरता। ऐसा लेखक मृत्युंजय होता है। मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने रॉ में बहने के बजाय रॉ के विरुद्ध चलने का रास्ता चुना। ऐसे समय में जब प्रगतिशील होने के लिए अपनी कमीज पर मार्क्सवाद का बिल्ला चिपकाना जरूरी समझा जाता था, भट्टाचार्य ने अपने को समाजवादी घोषित किया। हिंदी में लोहिया से प्रेरित लेखकों ने भी अपने को समाजवादी कहने का साहस नहीं दिखाया। केवल विजयदेव नारायण शाही आदि कुछ लेखक ही इसका अपवाद हैं। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन पश्चिम की साहित्यिक प्रवृत्तियों की चौखट में ही किया गया है, विशेषकर स्वातंत्र्योत्तर साहित्य का। प्रगतिवाद, जनवाद, अस्तित्ववाद, प्रयोगवाद या कलावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, विखंडनवाद आदि, यहाँ तक कि दलित साहित्य की मूल प्रेरणा भी अश्वेत कविता रही है। इन सब धाराओं से अलग रहना और अपने को समाजवादी कहना एक दुस्साहस ही है।
ये दुस्साहस वही कर सकता है जिसके लिए समाजवाद महज फैशन की चीज नहीं, जीवन दर्शन हो। भट्टाचार्य जी के लिए समाजवाद जीवन जीने की कला भी थी और जीवन दृष्टि भी। इस जीवन दृष्टि की झलक उनकी रचनाओं में सर्वत्र पाई जाती है। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान फ्रांस के लेखकों ने हिटलर की नाजी सेनाओं के खिलाफ भूमिगत रहकर आंदोलन चलाते हुए जो साहित्य सृजन किया वह अस्तित्ववादी लेखन कहलाया। यह अपनी आज़ादी के लिए, अपने अस्तित्व के लिए युद्धरत एनगेज होकर किया गया लेखन था। इस लेखन के संबंध में सार्त्र ने अपनी पुस्तक व्हाट इज लिटरेचर में लिखा, हम तीसरी पीढ़ी के लेखकों की स्थिति, जिन्होंने दूसरे विश्वयुद्ध के आसपास लिखना शुरू किया, चार्ल्स बावरी जैसी थी जिसे पत्नी की मृत्यु के बाद उसके प्रेम पत्रों को पढ़कर ऐसा लगा कि उसका 20 साल का सुखी वैवाहिक जीवन अचानक गायब होता जा रहा है। ये स्वप्न से जागने और वास्तविकता से साक्षात्कार करने की स्थिति थी। इस स्थिति में कैसा साहित्य लिखा जा सकता है उसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे लिखा, हमने महसूस किया कि पाठ्यपुस्तकों के रूप में बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए या शाश्वतता अथवा अमरता का पद पाने के लिए जो साहित्य अब तक लिखा जा रहा था वह उनके काम का नहीं था। स्थितियों से तटस्थ या बेलाग रहकर लिखा गया साहित्य मनोविलासी हो सकता है। उन्होंने निश्चय किया कि स्थितियों में रहते हुए, इतिहास की प्रक्रिया में संलग्न रहते हुए तथा अपनी आज़ादी की रक्षा का संघर्ष करते हुए साहित्य लिखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम सौंदर्य को रूप और पदार्थ से परिभाषित नहीं कर सकते, हमें उसे मनुष्य के भविष्य के संदर्भ में परिभाषित करना होगा। प्रतिरोध आंदोलन में इन लेखकों ने आतताई सत्ता के खिलाफ हर तरह से विद्रोह किया। उन्होंने रेलगाड़ियों को ध्वस्त किया, पुल तोड़े, कानून की अवज्ञा की, झूठ भी बोला अर्थात आज़ादी के लिए हर काम को जायज माना, घोर यातनाएं मिलने पर भी अपने निश्चय से नहीं डिगे और अपनी आज़ादी का सौदा नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता के दो रूप हैं, निषेध और निर्माण। उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें उपभोग का साहित्य नहीं लिखना है जिसमें होने या जीने का मतलब है प्राप्त करना, बल्कि उन्हें ऐसा साहित्य लिखना है जिसमें जीने का मतलब है कर्म करना। फ्रांस का प्रतिरोध आंदोलन गांधी के सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का ही अगला चरण था जिसे करो या मरो का संघर्ष कहा जाता है। गांधी से प्रभावित रोमा रोला जैसे लेखक इसके प्रेरणा स्रोत बने। ठीक इन्हीं दिनों भारत में भी ये प्रतिरोध आंदोलन करो या मरो की भावना से चल रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य के 150 साल के आधिपत्य के खिलाफ चला यह आंदोलन लगभग 2.5 साल चला, जिसमें लगभग 80,000 लोग जेलों में ठूंसे गए, 940 पुलिस और सेना की गोलियों से मरे, 2000 के करीब जख्मी हुए और 50 के लगभग लोगों को फांसी दी गई। 1857 के विद्रोह के बाद यह आज़ादी के लिए किया गया दूसरा बड़ा विद्रोह था और यह फ्रांस के प्रतिरोध आंदोलन से किसी भी रूप में कम नहीं था। लेकिन इस आंदोलन पर सिर्फ एक साहित्यिक कृति आई और यह है बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का मृत्युंजय। इस आंदोलन पर न कोई मार्क्सवादी कलम उठा सकता है और न तथाकथित भारतीय संस्कृतिवादी, क्योंकि ये दोनों विचारधाराएं इस आंदोलन के विरोध में खड़ी थीं। प्रयोगवादी या कलावादी तो इसे लेखनी का विषय ही नहीं मानेंगे। मृत्युंजय में असम के एक छोटे से क्षेत्र में चले भूमिगत आंदोलन की कहानी है। गांधी जी के करो या मरो के संदेश और डा. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण आदि समाजवादी नेताओं के निर्देश न हत्या न चोट से चले इस आंदोलन को चलाने वाली थी नौजवान पीढ़ी जो स्कूल कॉलेज छोड़कर युद्ध में कूद पड़ी थी। धानपुर लश्कर और उसके साथियों की टोली, जिसमें भीमभीराम, मानिक वोरा, दधी बारदौलाई, जयराम मेधी, अहना कुंवर आदि नवयुवक थे, दायपारा के गोसाई के नेतृत्व में सैनिक गाड़ी को उल्टने की योजना को कार्यान्वित करते हैं। इस काम में उन्हें 2-4 राइफलें इधर उधर से इकट्ठा कर पुलिस और सेना से भी लड़ना पड़ता है और टोली के नेता धानपुर तथा गोसाई को खोना पड़ता है। आंदोलन में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी थी। उनकी नेता थी बूढ़ी कोली बैड्यू। एक मिकिर लड़की डिमी ने अपने साहसिक कामों से अविस्मरणीय भूमिका निभाई और गोसाई की पत्नी तथा उसकी बहन अनुपमा ने भी कपिली और कालिंग नदियों के बीच मयंक के क्षेत्र में चले आज़ादी के इस संघर्ष में भोगेश्वरी फुकनानी, लखी हजारिका, कनकलता आदि की शहादत ने भी प्रेरणा दी। सशस्त्र क्रांति के विचार से प्रेरित रूपनारायण जो वकील
सैक्या की पुत्री आरती के प्रेम का त्याग करता है और डिमी और धानपुर के असफल प्रेम की कहानियां इस संघर्ष कथा को प्रेम, त्याग, बलिदान की मानवीय भावनाओं से रस सिक्त करती हैं। यह एक महान संघर्ष की महान कथा है जिस पर लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भट्टाचार्य का एक और उपन्यास प्रजा का राज हिंदी में अनुदित है। इस उपन्यास पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। ये नागालैंड के कुछ गांवों की कहानी है जहां एक ओर कबीलाई द्वेष से प्रेरित खूनी संघर्ष होते हैं, दूसरी ओर ईसाई तथा गैर ईसाई संघर्ष है। बूढ़ी पीढ़ियां बैर और प्रतिशोध की नशई हो चुकी हैं। नौजवान पीढ़ियां गुवाहाटी, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में पढ़ लिखकर अपने पारंपरिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उत्सुक हैं। इस जटिल तानेबाने में रिश्वांग, खांटिंग और फानिटफांग नाम के 3 युवक अपने लिए भिन्न भिन्न मार्ग चुनते हैं। रिश्वांग कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांव की समस्याओं में उलझ जाता है और जीवन नामक अध्यापक की प्रेरणा से विभिन्न कबीलों के बीच सद्भाव स्थापित करने के लिए काम करता है। विद्रोही नगाओं के एक ग्रुप का विरोध उसे सहना करना पड़ता है, किंतु वह लोगों को समझाने और लोकतंत्र के रास्ते पर उन्हें लाने में काफी हद तक सफल होता है। भिंडेश्वेली विद्रोह नगा ग्रुप का नेता है जो सुभाष चंद्र बोस की सशस्त्र क्रांति का समर्थक है। इस उपन्यास में 2 पात्र ऐसे हैं जो अपनी गहरी अमिट छाप पाठकों पर छोड़ते हैं। एक है शारेनला नाम की लड़की जो जापानी आधिपत्य के दिनों में जापानी सैनिकों के बलात्कार का शिकार हुई थी और बाद में गांव वालों की तरफ से तिरस्कृत अपमानित होने पर भी अपने उच्च मानवीय गुणों के कारण सारे उपन्यास में छाई रहती है। दूसरा है जीवन मास्टर जो गुवाहाटी का निवासी होने पर नगा लड़की से विवाह करने के बाद पूरी तरह नगा बन जाता है और अपने सगे संबंधियों को भूल जाता है। गांवों में शांति स्थापित करने के प्रयास में वह अपना जीवन भी बलिदान कर देता है। स्वतंत्रता और सुविधा अथवा तथाकथित विकास का द्वंद्व इस उपन्यास की विशेषता है। डॉक्टर बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने कहानी, उपन्यास, यात्रावृत्त, निबंध आदि विभिन्न विधाओं में 50 से अधिक पुस्तकें लिखीं। उनका अधिकांश लेखन असमिया में हुआ। हिंदी में उनका बहुत थोड़ा साहित्य उपलब्ध है, लेकिन उससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि वो किस कोटि के लेखक थे। उन्होंने अछूते विषयों को उठाया और पूरे रागात्मक बोध के साथ उनमें प्रवेश कर उन्हें सजीव बनाया। उनकी रचनाओं में असम के ग्राम्याचलों का जनजीवन मूर्त हो उठता है। नागालैंड की पहाड़ियां और जंगल, नदियां, धान के खेत और उन खेतों में काम करते स्त्री पुरुष अपनी खुशियों और व्यथाओं के साथ पाठक की स्मृतियों में बस जाते हैं। किसी लेखक की कसौटी होती है टाइम और स्पेस, देश काल को बांधने की क्षमता। प्रवहमान क्षणों को पकड़ना और उन्हें कील देना ही कला है। इस काम के लिए कलाकार को जिस स्पेस या कैनवस की जरूरत होती है उसके रेशे रेशे से परिचित होना उसके लिए जरूरी होता है। उससे भी महत्वपूर्ण काम होता है जनजीवन के भीतर प्रवेश करना, स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों, बूढ़ों के मन में झांक कर देखना कि उनके मन में क्या द्वंद्व चल रहे हैं। उनकी आकांक्षाएं, उनके सपने और सपनों में बाधा बनने वाले उनके पूर्वाग्रह, अंधविश्वास, भय और आशंकाएं जिन पर काबू पाने के लिए उनके भीतर काल का महासमर चल रहा होता है। प्रजा का राज उपन्यास में नागालैंड के जीवन की हमें ऐसी ही समग्र झांकी मिलती है। नागालैंड के विद्रोही और आशंकाओं से घिरे जीवन में मानवता की सुंदरतम भावनाओं के स्रोत भी बहते हैं, ऐसे कि उनके स्पर्श मात्र से जीवन के सारे कलुष धुल जाते हैं। ये बोध शारेनला, खुटिला, गांठिंकू की पत्नी, येमांशु की पत्नी आदि कुछ स्त्री पात्रों के माध्यम से होता है। वास्तव में भट्टाचार्य जी के उपन्यासों का एक विशेष पहलू उनके स्त्री पात्रों की योजना है। उनके स्त्री पात्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नर नारी समता के विचार से अनुप्राणित हैं। वे सिर्फ घर में बैठकर रोने धोने वाली, भाग्य पर बिसुरने वाली, पुरुष की छाया बनकर रहने वाली या उनकी सेक्स भूख का उपकरण मात्र नहीं हैं। ये कर्मठ महिलाएं हैं जो संघर्ष का नेतृत्व करती हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्म क्षेत्र में उतरती हैं। इस मायने में वे मार्क्सवादी उपन्यासों के स्त्री पात्रों से भिन्न हैं, जहां स्त्रियों की उपयोगिता कॉमरेड नायक की प्रेमिका या अधिक से अधिक पीए की ही होती है। कोली बैड्यू जैसी बूढ़ी औरत और डिमी जैसी कमसिन लड़की मृत्युंजय में संघर्ष को दिशा देती हैं।
शारेनला, डिमी आदि स्त्रियां सिर्फ सेक्स की पुतलियां नहीं हैं, वे कर्मवीर और उदात्ता मानवीय गुणों की स्रोतस्विनियां भी हैं। वे अपने पसंद के पुरुष से प्यार करती हैं, उस प्यार के लिए तड़पती भी हैं, लेकिन अगर वह नहीं मिलता है तो उसी को लेकर जीवन बर्बाद नहीं करती हैं। प्यार में घुल घुल कर मरना या आत्महत्या करना या गुलाम बनकर जीना इन स्त्री पात्रों की खसलत नहीं है। एक और बात जो उन्हें अलग पंक्ति और अलग श्रेणी का लेखक बनाती है, ये है कि वे अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, बनती बिगड़ती स्थितियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे। वे उन लेखकों में नहीं थे जो घर में लगी आग का तमाशा देखते हुए अपनी बीन पर दिव्य संगीत बजाने को कवि कर्म मानते हैं, या आसपास की गंदगी से अपने को बचाते हुए व्यवस्था को कोसकर पिटे पिटाए मुहावरों में क्रांति का आह्वान कर संतुष्ट हो जाते हैं, या धर्म की अफीम पाठकों को चटाकर समाज की सारी गंदगी को पचा जाने का प्रबोधन पाठकों को करते हैं। वे व्यवस्था के टकराव से बचते हुए दोनों हाथों से माल उड़ाने वाले विशुद्ध लेखक भी नहीं थे। आपातकाल के दिनों में हमारे बड़े बड़े साहित्यकार गूंगे हो गए थे। कुछ ने तो आपातकाल की प्रशंसा में भी लिखा, कुछ व्यवस्था के टकराव से बचते हुए कला और प्रयोग की आड़ में छिप गए। आपातकाल खत्म होने के बाद कईयों ने अपनी आपातकाल विरोधी रचनाएं तकिए के नीचे से निकाली और प्रदर्शित कीं। 1980 में इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में आने के बाद कुछ लेखकों ने अपनी उन रचनाओं को वापस ले लिया और फिर तकिए के नीचे छिपा लिया। बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की मानसिक गढ़न इन सबसे अलग थी। वे जिस तत्परता के साथ भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज के साहसिक प्रयास, नागालैंड के विद्रोह और उत्तर पूर्वी राज्यों की व्याकुलता पर कलम उठा सकते थे, उसी तत्परता के साथ आपातकाल जैसे राष्ट्रीय संकट, राजनीति के चतुर्दिक ह्रास, सांप्रदायिकता की समस्या आदि विषयों पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते थे। उन्होंने आपातकाल की विभीषिका पर एक सुंदर पुस्तक लिखी है। वर्तमान राजनैतिक कीचड़ से बाहर निकलने के प्रयास में उन्होंने गांधी और लोहिया के विचारों के आधार पर नई व्यवस्था का स्वप्न भी बुना है। ये पुस्तक अपने अंतिम दिनों में लिखकर उन्होंने पूरी की, जो अब छपने वाली है। देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त बड़ा लेखक होने के साथ साथ बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सका था। साहित्य अकादमी जैसी सर्वोच्च साहित्यिक संस्था का अध्यक्ष होते हुए भी वे युवा लेखकों की बैठकों में शामिल होने में अत्यंत प्रसन्नता अनुभव करते थे। जब वे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे तो इन पंक्तियों के लेखक ने उनके सामने साधारण बातचीत के दौरान प्रस्ताव रखा कि साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य को मान्यता दी जानी चाहिए और हर साल कम से कम एक पुरस्कार भारतीय भाषाओं के बाल साहित्य लेखक को दिया जाना चाहिए, लेकिन इसकी राशि दूसरे पुरस्कारों के समान हो। बाल साहित्य को साहित्य अकादमी साहित्य ही न माने, ये बहुत गलत बात है। उन्होंने मुझे लिखित प्रस्ताव देने को कहा और उसे संस्कृति मंत्रालय में भेजने का वायदा किया। उस प्रस्ताव पर तो कुछ नहीं हुआ, किंतु साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य की अंतर्भारतीय पुस्तकमाला प्रकाशित करना मान लिया। दिल्ली आने पर वे अक्सर असम भवन में ठहरते थे। एक बार उन्हें इसलिए असम भवन में कमरा नहीं दिया गया क्योंकि वहां राज्यपाल महोदय आने वाले थे। वे परेशान थे कि कहाँ जाएं। तभी डॉक्टर हरिदेव शर्मा को पता चला और वे उन्हें अपने घर ले आए। डॉक्टर शर्मा का परिवार शाकाहारी था और भट्टाचार्य को भोजन में मछली आदि प्रिय थी। डॉक्टर शर्मा का संकोच देखकर बोले, कुरुक्षेत्र में रहकर मैं भी शाकाहारी हो गया हूँ। बड़े लेखक के साथ साथ वे बड़े इंसान भी थे। उनका अचानक उठकर चले जाना राष्ट्र की क्षति है।